हांडा के घर पर डिनर का समय हो चुका था, इसलिए परिवार बिना डिनर किए खुराना को जाने नहीं दे सकता था। दो परिवार विशाल डिनर टेबल पर बैठे थे, जबकि नौकरों ने सभी के सामने अलग अलग व्यंजन परोसे। बीच में खाना परोसने वाली खिलौना ट्रेन थी। खुराना परिवार टेबल पर सजाई गई व्यवस्था को देखकर खुश था। बेटा ये, दादी को अति उत्साहित गीत ने रोका, ये मेरी पसंद है दादी माँ। देखो अब सब एक साथ सर्व करके जो चाहिए वो खा सकता है। श्याम काका या फिर रघु काका को भी कोई समस्या नहीं होगी सर्व करने में, वो भी तो दिन भर काम करके थक जाते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ये तो हमारा काम है, वो तुम इतना सोचती हो हमारे लिए। रघु उनके वफादार नौकरों में से एक था, लेकिन गीत ने उसे रोक दिया। मैं क्या कुछ सोचती हूँ, मैंने तो अपने बारे में सोचा है, आपके बारे में नहीं। कम ऑन गीत, ये गोल गोल बातें क्यों कर रही हो? सीधा जवाब दो, तुम स्वार्थी हो। सैम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ताना मारा, जिस पर दादी माँ को उसका इशारा पसंद नहीं आया। निकिता ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे चुप रहने के लिए कहा। हाँ मैं स्वार्थी हूँ दीदी, उसने रघु की ओर मुड़ने से पहले अपनी सार्थक नजर डाली। मैं तुम्हारा गिरा हुआ थका हुआ चेहरा हमेशा अपने आसपास नहीं देख सकती, इसलिए मैंने इतना सब कर दिया, मेरे खुद के लिए। और वह खिलखिलाकर हंसी, जिससे उसके आसपास के सभी लोग उसके निस्वार्थ व्यवहार को देखकर मुस्कुरा उठे। हाँ वह स्वार्थी नहीं थी, हर कोई यह समझ गया। और मुझे यह ट्रेन भी बहुत पसंद आई। इसमें स्वादिष्ट खाना जो होता है, जिसमें हमारी राधा मौसी द्वारा बनाए गए सभी प्यारे व्यंजन शामिल हैं। उसने व्यंजनों को देखते हुए अपने होंठ चाटे। अब हम शुरू करें, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, इस तरह लगातार बकबक करने से तुम्हें भूख लगती है। अगर तुम अपना मुंह बंद करोगी तो हम शुरू कर सकते हैं। राजवीर ने उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए उसे डांटा। वह मन ही मन अपनी बेटी की प्रशंसा करता था, लेकिन अपनी पत्नी और दूसरी बेटी की वजह से इसे ज्यादा नहीं दिखा पाता था। वे बस इतनी ईर्ष्या करते हैं, उन्हें यह पसंद नहीं आता और अंत में वे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। यही वे अब तक कर रहे थे। वे हर रोज अपनी गालियों से उसके दिमाग पर वार कर रहे थे। गीत भी कम नहीं थी। भले ही उसने उन्हें जवाब दिया, लेकिन वह जानता था कि उसकी छोटी बेटी बहुत नाजुक और दयालु है। वह उनकी हर बुरी बात को अपने दिल पर ले लेती और अकेली ही उदास हो जाती। 1 साल ही हुआ है जब गीत ने उनके बुरे शब्दों को नज़रअंदाज करना शुरू किया है, और उसे लड़के और लड़कियों का एक फ्रेंड्स ग्रुप मिल गया है। इसके अलावा वह अपनी उम्र से बहुत तेजी से शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ रही थी। इस सब के बीच गीत ने उन सभी परिपक्व चीजों को देखा और सुना है जो इस छोटी और नाजुक उम्र की कोई भी सामान्य लड़की नहीं जानती होगी। बेशक, मैंने कहाँ मना किया है, तुम खाओ और मैं बोलूँगा। अपनी बेटी की बातें सुनकर वह अपनी विचार प्रक्रिया से टूट गया। है ना दादी माँ, आपको कोई समस्या है मेरे बकबक से? बेशक नहीं डियर, वास्तव में मुझे आपकी आवाज़ बहुत पसंद आई, दादी ने ईमानदारी से जवाब दिया और गीत को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। किसी ने उससे पहले ऐसा नहीं कहा था। ओह कम ऑन दादी माँ, वह बिना किसी को पता चले थोड़ा सा शर्मा गई, लेकिन केवल मान ही उसकी हल्की शर्माहट को देख सकता था और अपने आप उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे नहीं पता था, लेकिन उसकी हर प्यारी हरकत उसके दिल को अलग ही आनंद में भेज रही थी और वह अपने चेहरे पर मुस्कान को रोक नहीं सका। वह उम्र में छोटी जरूर थी, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह आज यह देख सकता था, वह प्यारी बच्ची है और उसका दिल भी मीठा है। छोटी सी प्यारी, उसने मन ही मन उसे निहारते हुए निष्कर्ष निकाला। मेरी आवाज में ऐसी क्या खास बात है? वास्तव में यहाँ हर कोई मेरी ऊंची आवाज के लिए मुझे डांटता है। उसने अपनी बहन और माँ को ताना मारते हुए देखा।
क्यों नहीं बेटा, तुम्हारी आवाज वाकई बहुत मीठी है। तुम्हें नहीं पता लेकिन मुझे पता है। क्या तुमने उस हिरण के बारे में सुना है जिसके पेट में ही कस्तूरी होती है, लेकिन वह इसकी तलाश में भागता है। उसे नहीं पता कि उसने खुद कितना खजाना हासिल किया है। और इसी तरह डिनर चलता रहा। थोड़ी देर बाद जब सबका खाना खत्म होने वाला था, तब मान ने महसूस किया कि उसके पैरों को कुछ नरम सा छू रहा है। पहले तो उसने इस एहसास को नजरअंदाज किया, लेकिन जब यह लगातार छूने लगा तो उसने अपनी दादी माँ की तरफ देखा, जिन्होंने उसे सवालिया नजर से देखा। क्या बात है मान, कुछ चाहिए आपको? उसने सैम की तरफ देखने से पहले उसे खाली नजर से देखा, जिसने उसे एक चुलबुली मुस्कान दी। उसने एक घूंट भरी और अपनी नजर वापस अपनी दादी की तरफ घुमाई। कुछ नहीं दादी माँ, मैं बस। और अपनी गोद में झुक गया, यह देखने की कोशिश करते हुए कि कौन उसे नीचे धकेल रहा है। उसे सिर्फ उस लड़की के सफेद, सुंदर छोटे पैर दिखाई दे रहे थे। जैसे ही उसने अपनी नजर ऊपर की, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, यह देखकर कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी होने वाली साली साहिबा थी। गीत सिर्फ अपनी प्लेट पर ध्यान दे रही थी। जब उसने उसकी नजर महसूस की तो उसने अपनी भौं ऊपर उठाई। क्या? उसने अपने बेकाबू विचारों को दूर करते हुए खुद को संभाला। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं। वह एक पल के लिए उसके सवाल से हैरान रह गई। आपको कुछ चाहिए? उसने प्यार से पूछा। वह अपनी नजर उसके छोटे प्यारे चेहरे से हटा नहीं पाया। उसकी नजर अभी भी उसे चुपचाप निहार रही थी। माँ, उसे खोया हुआ देखकर उसकी माँ ने उसे आवाज दी। ओह, मैं हो गया। वह जल्दी से उठकर डाइनिंग रूम से दूर चला गया। इन्हें क्या हुआ? लगता है मान बेटा हमारी बेटी पर लट्टू हो गई है। देखा नहीं? वह उसके चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा सका। अपनी माँ के इस कथन पर दोनों लड़कियां एक साथ खांसी। सैम को इसकी उम्मीद नहीं थी, जबकि गीत को भी लगा कि किसी ने नहीं देखा कि मान उसे कैसे देख रहा था। लगता है इनकी आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, इनकी उम्र के साथ। उसने अपनी माँ को अजीब नजरों से घूरते हुए सोचा। हाँ, मैं अपने बेटे के लिए खुश हूँ। आखिरकार वह शादी के लिए राजी हो गया। ऐसा है, इसका मतलब वह पहले भी शादी के लिए इनकार कर रहा था। बेशक उन्हें सैम पसंद आई, इसलिए तो झट से हाँ कह दिया शादी के लिए। इस बार क्यों दादी माँ? सुमित्रा ने अपनी सास से भी खुशी खुशी बातचीत की। सुमित्रा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो बस अपने बेटे की खुशी चाहिए और आज मैं उसके लिए खुश हूँ। उसने आखिरकार इस परिवार में शादी करने का सही फैसला लिया। दादी की आखिरी बात सुनकर गीत का दिल धड़क उठा। कहीं कहीं बातें उसे चुभ रही थी अंदर, लेकिन वह महसूस नहीं कर सकी या नहीं जान सकी कि क्या हो रहा है। उसने इसे महज क्रश का नाम देकर नजरअंदाज कर दिया। मान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो बेटा? और सतीश कहाँ है? दादी माँ ने उनके ड्राइवर के बारे में पूछा जैसे ही पूरा परिवार बाहर आया। दादी माँ, उनकी पत्नी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो वो घर चले गए। मैंने उसे छुट्टी दे दी। आपने ठीक किया बेटा, तो चलिए किस बात की देरी है? दादी माँ, हम समस्या यह है कि मुझे दिल्ली आए हुए कई साल हो गए हैं। काफी कुछ बदल गया है और मुझे अपने घर का सही रास्ता खोजने के लिए मैप देखने होंगे। मान ने अपना फोन दिखाते हुए समझाया, जिसमें वह रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहां से वे जल्दी और आसानी से घर पहुंच सके, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। मान बेटा, इसमें अपना समय बर्बाद मत करो। मेरी बेटी इस शहर के हर छोटे बड़े रास्ते को जानती है। इसके साथ जाओ, वह तुम्हें गाइड करेगी। राजवीर ने गर्व से उनकी समस्या का समाधान करते हुए कहा। कौन समीरा? इस बार रणबीर ने पूछा। उसके चेहरे से उसे यह सच नहीं लग रहा था,
लड़की बहुत लाड़ प्यार में पलीबड़ी लग रही थी। छोटी छोटी बातों में हमेशा मदद चाहती थी, लेकिन वह किसी से एक मुलाकात से उसके चरित्र का अंदाजा नहीं लगा सकता। यह बहुत गलत होगा। उसने ऐसा सोचा और खुद को रोक लिया। उसके अलावा उसकी माँ और बेटा इस रिश्ते से खुश हैं, तो उसे उनकी खुशियों के बीच नाक घुसाने का अधिकार किसने दिया? जी नहीं, गीत। इस बार गीत समेत सभी लोग हैरान होकर देखने लगे, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। गीत को फिर से वही खूबसूरत मुस्कान देते देख मान अपने होठों पर मुस्कान आने से खुद को नहीं रोक सका। शाम को उसे यह देखने की कितनी इच्छा थी और भगवान ने कितनी जल्दी उसकी इच्छा पूरी कर दी। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? राजवीर अपनी बेटी की ओर मुड़ते हुए बोला, जो अपने क्रश के साथ ज्यादा समय बिताने के विचार से पहले से ही उत्साहित लग रही थी। जीजाजी होंगे? अभी तक जीजाजी हुए नहीं, तो क्यों ना मैं उनके साथ थोड़ी फ्लर्ट करूं? इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, कम से कम उनकी सौतेली बहन को तो नहीं। उसने अपनी भूरी आंखों में शरारती चमक के साथ सोचा। मान ने बस अपने विचारों को दूर कर दिया। मैं क्या सोच रहा हूँ? वह बहुत छोटी है वो, और मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने खुद को डांटा। लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं सोच रहा हूँ। वो मेरी साली होगी, और उस पर लड़की बहुत प्यारी और स्मार्ट है। भगवान ने यह संयोजन कैसे बनाया? उसने मनोरंजन के साथ सोचा। उसने मान लिया, यह उसकी तरफ से सिर्फ प्रशंसा है, जैसे वह अपनी माँ, अपने परिवार, अपने चचेरे भाई बहनों या अपने कुछ स्कूली दोस्तों की प्रशंसा करता है। उसकी उम्र को देखते हुए उसके बारे में उसके मन में कोई और विचार नहीं आ सकता था। उसके अनुसार वह बस एक छोटी स्कूली लड़की है। बिल्कुल सही कहा पापा, मैं दिल्ली के कोने कोने को जानता हूँ। मैं उन्हें गाइड कर दूंगी। आप फिक्र ना करो। उसने अपने पिता और सभी को आश्वासन दिया और खुराना अति उत्साहित गीत के साथ चले गए। गीत ड्राइवर की सीट के पास बैठ गया, जबकि मान अपनी कार स्टार्ट करके पहिए के पीछे बैठ गया। बाकी तीन पीछे बैठे। ड्राइव धीरे धीरे शुरू हुई और गीत ने उसे रास्तों पर मार्गदर्शन किया। यहाँ से बाएं ले लीजिए, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। मान ने सिर हिलाया और उसके निर्देशानुसार बारी बारी से आगे बढ़ा। हर कोई उसकी हिम्मत की प्रशंसा करना बंद नहीं कर सका। रात के समय भी वह उसे सहजता से मार्गदर्शन कर रही थी। तुम बहुत बुद्धिमान हो गीत बेटा, कहना ही होगा। राजवीर ने प्यार से उसकी प्रशंसा की। वो तो मैं हूँ डैड। उसने अपनी जीभ काटी। ओफ सॉरी अंकल। नहीं बेटा, रहने दो। मुझे अच्छा लगा तुमने हमें अपना लिया इतनी जल्दी। मुझे खुशी है डैड, आपने मुझे स्वीकार कर लिया। मैं वास्तव में ऑनर हूँ। और बीच बीच में बातें होती रहीं। सभी गीत से वास्तव में प्रभावित थे। उन्हें लगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। अगर गीत ऐसी है, तो समीरा तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वह बड़ी थी, वास्तविकता से अनजान। ओफ मिस्टर खुराना, यह क्या किया? वो रूट लेना था। लेकिन आपने मुझे बताया। मैंने आपको दाएं से कहा, बाएं से नहीं। तुमने कहा बाएं। नहीं, मैंने कहा दाएं। आपका ध्यान कहाँ है? तुम में। क्या? मेरा मतलब है तुम इतनी बकवास ही कर रही हो। मैं कैसे ध्यान लगा सकता था? तुम्हें खुराना चाहिए साहब। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। तुम्हें एक समय में कई चीजों पर ध्यान लगाना सीखना चाहिए। वाह बेटा, क्या सही जवाब दिया है। पापा। क्या? उसने सही कहा। जो भी हो। मान ने अपनी आंखें घुमाई। अब मुझे बताओ कि इस झंझट से कैसे निकला जाए और सही रास्ता कैसे लिया जाए। उसने उससे पूछा।
गीत ने बस उसका हाथ पकड़ लिया जो पहिए पर था। पहले कार को साइड में रोको। उसकी कोमल हथेलियों के अचानक उसके खुरदुरे हाथों से स्पर्श से वह कांप उठा, लेकिन तुरंत ही उसने उस भावना को झटक दिया और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। अब बाहर निकलो। क्या? हाँ, क्या क्या लगा रखा है मिस्टर खुराना? मैंने बस इतना कहा कि बाहर निकलो ताकि तुम ड्राइवर की सीट पर बैठो। क्या तुम गाड़ी चलाओगे? हाँ। अब कृपया बाहर निकलो। उसने पिल्ला जैसा चेहरा बनाते हुए उसे बाहर धकेल दिया। वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका लेकिन उसकी बातों का पालन किया। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसकी किसी भी मांग को मना नहीं कर सकता था। लेकिन बेटा, रणबीर ने रोकने की कोशिश की लेकिन वह पहले से ही ड्राइवर की सीट पर बैठी थी जबकि उसका बेटा उसके बगल में बैठा था। उसने कार धीरे धीरे स्टार्ट की। गीत बेटा, तुम्हें लाइसेंस कैसे मिला? तुम नाबालिग हो। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है? बाप रे, सांस तो लीजिए डैड। एक साथ इतने सवाल। और किसने कहा कि मेरे पास लाइसेंस है? मेरे पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। मुझे कौन देगा? क्या? सभी ने एक साथ चिल्लाया लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। फिर एक और झटका लगा जब उन्होंने उसकी अगली आवाज सुनी। और मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता। उसने उन पर बम फेंक दिया। क्या? अब हर कोई अपनी जान के लिए डर गया था। थोड़ा बहुत तो चला लेती हूँ। तुम्हें पता है कि पिताजी मुझे जाने नहीं दे सकते थे, लेकिन मैं भी उनकी ही बेटी हूँ। मैंने अपने ड्राइवर को रिश्वत दी, जो मुझे जाने नहीं देगा, लेकिन फिर वह गीत हांडा को मना नहीं कर सकता था। ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वह लगातार बड़बड़ा रही थी और सभी की चौंकने वाली निगाहों को अनदेखा कर रही थी। सबसे पहले मान को होश आया और उसने गाड़ी का पहिया पकड़ लिया। अभी गाड़ी रोको, गीत हांडा। लेकिन मिस्टर खुराना, मुझे गाड़ी चलाना आता है, बस चलने में थोड़ी दिक्कत है। उसने मुंह बनाया। मैंने कहा, गाड़ी रोको। लेकिन मुझे सिखाओ ना। गीत, ठीक है, चिल्लाओ मत। मैं गाड़ी रोक रही हूँ। और उसने गुस्से में गाड़ी रोकी और गाड़ी से बाहर निकल गई। मान ने गाड़ी के पीछे अपनी जगह ले ली और गीत फिर से उसके पास बैठ गई और उसका चेहरा सूज गया। अब बताओ, यहाँ से हमें कहाँ जाना है? वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, जबकि उसके पीछे सभी लोग सांस फूलने लगे थे। गीत ने एक भी शब्द नहीं बोला, लेकिन गुस्से में अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। गीत, गीत बेटा, आखिरकार राज ने उसे आवाज दी, जिसका उसे पालन करना पड़ा और उसने पीछे देखा। पापा प्लीज, पहले उसे मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए कहो, फिर मैं निश्चित रूप से उसकी मदद करूंगा। क्या तुम गंभीर हो? हम यहाँ आधी रात को सुनसान सड़क पर फंसे हुए हैं, और तुम? क्यों मिस्टर खुराना, डर गए? उसने चिढ़ाने वाली नजर से देखा। गीत, यह कोई खेल खेलने का समय नहीं है। कम से कम उनके बारे में तो सोचो, मेरे लिए नहीं। उन्हें कौन सा डर, जब गीत हांडा उनके साथ है? क्यों पापा? बिल्कुल बेटा, राज ने उसे शरारती मुस्कान दी। पापा, माँ बेटे मन जाए, मैं थक गया हूँ बेटा। दादी ने गीत को अपनी ओर देखते हुए छोटा सा चेहरा बनाते हुए कहा। एक पल के लिए उसे बुरा लगा और उसने माफी मांगने के लिए उसकी ओर देखा, लेकिन जब उसने देखा तो दादी ने भी साथ देते हुए उसे आंख मार दी। गीत ने हंसते हुए मान को अब क्रोधित कर दिया क्योंकि उसने अपने पीछे दादी की हरकतों पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने तुम जैसी बदतमीज लड़की आज तक नहीं देखी। तुम बहुत नीच हो, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। गीत तुरंत चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कुछ कहेगा।
उसने अपने दिल में उठ रहे दर्द को नियंत्रित करने के लिए अपनी पलकें झपकाईं। वह छोटी मोटी डांट पर विलाप करने वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन जिस तरह से उसने उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसने उसे तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो, उसने खाली चेहरे के साथ धीरे से फुसफुसाया और सुनसान सड़क को देखती रही। मान, आप क्यों गुस्सा हो रहे हो बेटा? हम तो छोड़ो दादी माँ, मेरा अभी मूड नहीं है। मुझे यहाँ से रास्ता पता है, हम बस कुछ ही मिनटों में पहुँच जाएंगे। सब चुप हो गए। उसके गुस्से को अच्छी तरह से जानते हुए उन्होंने सोचा कि अब चुप ही रहना चाहिए। ठीक है माँ, हमें अब चलना चाहिए, अंधेरा हो चुका है। हम घर जाकर बात करेंगे, राज ने कहा। जब खुराना गीत के साथ घर पहुंचे तो दादी माँ ने माफी मांगी। गीत बेटा, हमें माफ। लेकिन गीत ने उसके हाथ पकड़ लिए। ये क्या कर रही है आप दादी माँ? मुझे और शर्मिंदा मत करो। और मान ने जो भी किया ठीक किया। वह आपसे बहुत प्यार करता है दादी माँ, और वह बस अपने परिवार के लिए चिंतित है। लेकिन बेटा, मान को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, राज ने भी दादी माँ के पास खड़े होकर कहा। पापा, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि यह मेरी गलती है। मैंने उसे चिढ़ाने में हद कर दी। उसने सही किया। ये तुम्हारा बुरा हाल है बेटा कि तुम ऐसा कह रहे हो। उसने उसके सिर पर थपथपाया और उसे आशीर्वाद दिया। पापा प्लीज। वह थोड़ा शर्मा गई। अब मुझे चलना चाहिए, काफी रात हो चुकी है। क्या तुम कहीं नहीं जा रहे हो? इस बार सुमित्रा बोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की इतनी रात को अकेले जाने की बात भी कर रही है। क्यों नहीं, मुझे घर जाना तो पड़ेगा। मैं बस तुम लोगों को छोड़ने आई हूँ। गीत ने मुंह बनाया। लेकिन बेटा, इतनी रात गए तुम कैसे जाओगे? दादी माँ ने अपनी चिंता जताते हुए कहा। क्यों नहीं दादी माँ, जैसे मैं यहाँ आई वैसे ही। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। गीत मजाक नहीं, मैं तुम्हें इतनी रात को नहीं जाने दूंगी। दादी ने उसकी छोटी बाह पकड़ते हुए सख्ती से कहा। लेकिन दादी माँ, आप चिंता क्यों कर रही हैं? मुझे आदत है। और वैसे भी मैं कहाँ अकेले जा रही हूँ? ड्राइवर तो होंगे ना साथ में। फिर भी बेटे, हम आपको अनुमति नहीं देंगे। रात के लिए यहाँ रुके और कल जाएं। मैं आपके पिता एमआर हांडा से बात करूंगा, राज ने कहा। क्या? मैं अपने कमरे के बिना सो नहीं सकती पिताजी, और आप यहाँ रहने की बात कर रहे हैं। मैं कैसे सोऊंगी? गीत ने चौड़ी आंखों से कहा। बस अब और बहस नहीं। तुम मुझे पिताजी कह रही हो, इसलिए अपने पिता की बात मानो। उसने उसकी ओर उंगली उठाते हुए कहा, जिससे वह चुप हो गई। तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे बेटा। वह उसे अपने साथ ऊपर खींच ले गई। सुमित्रा को यह लड़की पहले से ही पसंद आने लगी थी। उनके कोई लड़की नहीं थी। वह एनी को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, लेकिन वे भी विदेश में रहते थे, इसलिए उसे लाड़ प्यार करने का मौका नहीं मिला। अब इस छोटी सी बच्ची को देखकर उसकी माँ का दिल उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तरस गया। मान अपने परिवार को नीचे छोड़कर गुस्से में अपने कमरे में आया था। वह इस छोटी लड़की की प्रशंसा करने आया था और उसे उसकी हरकतें कुछ हद तक पसंद भी आई थी। लेकिन जब उसने दादी की बातों को नजरअंदाज किया तो उसका गुस्सा भड़क उठा और वह अपना आपा खो बैठा। वह कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने परिवार की तकलीफ नहीं। अपने परिवार को जरा भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। वह लड़की तमीज के नाम की कोई चीज नहीं है उसमें। वह कभी बड़ों का सम्मान करना नहीं जानती। कम से कम दादी माँ के स्वास्थ्य का तो ख्याल कर लेना चाहिए था। वह अचानक रुक गया। उसे एहसास हुआ कि वह क्या बड़बड़ा रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ?
मैं उससे ऐसा कुछ क्यों उम्मीद कर रहा हूँ? वह तो बस एक अजनबी है। नहीं, अब हम रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। यह सोचकर उसका दिल धड़क उठा। वह किसी तरह उसके व्यवहार को स्वीकार नहीं कर सका। वह अंदर से चाहता था कि वह भी उसके परिवार का सम्मान करे और उससे प्यार करे जैसा वह करता है। लेकिन वह उम्मीद क्यों कर रहा है? वह तो छोटी बच्ची है। मान, गलतियां तो हर किसी से होती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने बड़ों का अनादर करती है। मान, वह अपने विचारों से बाहर आया और पीछे देखा तो दादी माँ दरवाजे पर खड़ी थी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना बेटा, सुमित्रा ने कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। गीत ने एक बार फिर चारों ओर देखा। कमरा स्टाइलिश और सुंदर लग रहा था, जिसमें खुराना का स्पर्श था। वह कमरे के हर कोने को देखते हुए एक बार घूमी। उसने एक बार सब कुछ चेक किया और फिर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, हालांकि आंगन और नीचे बगीचे में रोशनी थी। फिर भी वह रात के अदृश्य राक्षसों और मेजबानों की कल्पना कर सकती थी। हे भगवान! मैं यहाँ अकेली खड़ी होकर क्या कर रही हूँ? खुद को कोसते हुए वह बालकनी का दरवाजा बंद करके अपने कमरे के अंदर भाग गई। मान बेटा, वो गाड़ी में जो कुछ भी हुआ, गीत की उसमें कोई गलती नहीं है बेटा। दादी माँ मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ना ही वह लड़की के बारे में। मान ने उसकी ओर पीठ करते हुए कहा। मान, आप ऐसा कब से व्यवहार करने लग गए? आप ऐसे कभी नहीं थे। वही की बात वही चोट देते आप। यही है मान सिंह खुराना। क्या मैं सही नहीं हूँ बेटा? दादी ने अपनी अत्यधिक प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। दादी माँ, आप जानती हैं कि मेरा परिवार मेरे लिए क्या है, मान ने कहा। हालांकि अपनी दादी की बातें सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ। हाँ बेटा, मुझे मालूम है, मैं उस मामले पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करता हूँ बेटा, लेकिन इस घटना का दूसरा पक्ष भी देखने की कोशिश करो। तुम सब कुछ गलत मान रहे हो। मान उसकी बात सुनकर पलट गया। हम तो बस मजाक कर रहे थे बेटे। गीत जानती थी, इसीलिए वो साथ खेल रही थी। ऐसा नहीं है कि उसे मेरी या बड़ों की परवाह नहीं है। दादी ने मान को विचारों के पूल में छोड़ते हुए खुलासा किया। उसे चुप देखकर वह आगे बोली। वो तो बस बच्ची है बेटे, फिर भी वो इतनी समझदारी दिखाती है। या इतनी रात गए हमारे साथ अकेले चली आई बस हमें घर छोड़ने के लिए। अचानक मान को कुछ एहसास हुआ और उसने ऊपर देखा। क्या वो चली गई? तुम क्या कह रहे हो? हम उसे रात में कैसे जाने देंगे? हमने उन्हें रात के लिए रुकने के लिए कहा है। वो अब आपके बाईं और गेस्ट रूम में है। तुमने सही किया दादी माँ। अब तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। क्या तुमने अपनी दवाई ली है? उसने उसे उसके कमरे में ले जाते हुए पूछा। उसने दादी को उसके कमरे में छोड़ दिया और अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन अचानक गेस्ट रूम के दरवाजे पर रुक गया। उसका हाथ दरवाजा खटखटाने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसने हाथ वापस खींच लिया और अपने कमरे में भाग गया। गीत ने लैंप जलाया और बिस्तर पर लेट गई। उसने तकिया सीने से लगाया और सोने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। नई जगह और नए बिस्तर पर वह सो नहीं सकती थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलने लगी। एक पैर नीचे लटक रहा था। उसके पैर सिरहाने तक आ रहे थे, फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसकी नजर बालकनी के कांच के दरवाजे पर पड़ी, जहां से उसे कुछ परछाई दिखाई दे रही थी। भगवान! भूत! उसने फुसफुसाते हुए कहा कि यह वास्तव में क्या है, जब उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ पेड़ों की काली परछाई थी।